Hi everyone, this is the 15th part of Unit 1, some basic concepts of chemistry. Last lecture में हमने question 9 तक डिस्कस किया था, तो now let's continue with the exercise solutions of Unit 1. Question 10, that is in 3 moles of ethane, that is C2H6, calculate the following. First is the number of moles of carbon atoms. So अब हमारे पास given है 3 moles ethane के, that is C2H6. I can also write it as CH3, ये भी तो ईथेन ही है. ओके, सो मेरे पास 3 मोल्स ईथेन है एंड कैलकुलेट हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस 3 मोल. सो अब 3 मोल्स पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल की क्या सिचुएशन है. 1 मोल ईथेन में वी हैव 2 कार्बन एटम्स. ओके, कौन से 2? ये वाले 2 कार्बन एटम्स, दिस वन एंड दिस वन. सो इन 1 मोल ऑफ ईथेन वी हैव 2 कार्बन एटम्स. सो 3 मोल्स में कितने कार्बन एटम्स हो गए? इट वुड बी अराउंड 6, राइट? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वैसे ही द सेकेंड पार्ट दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. दोबारा वही चीज़ है. 1 मोल ईथेन में, दैट इज 1 मोल C2H6, वी हैव 6 हाइड्रोजन्स. ओके, 6 हाइड्रोजन एटम्स है. तो व्हेन यू हैव 3 मोल्स ऑफ ईथेन देन इट वुड बिकम 18 हाइड्रोजन एटम्स. देन द थर्ड पार्ट दैट इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ईथेन. नाउ दुनिया की कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? इट वुड हैव 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. दैट इज़ द एवोगैड्रोस नंबर. सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन वी हैव 1 मोल. अब यहाँ पे वी हैव 3 मोल्स. सो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. दैट इज अराउंड यू विल गेट 18 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. ओके, सो लेट्स सी द सोल्यूशन. 1 mole of ethane contains 2 moles of carbon atoms. So number of moles of carbon atoms in 3 moles. Cross multiply, we'll get the answer 6. Second is that 1 mole of ethane में we have 6 moles of hydrogen. तो 3 moles में कितने? So we'll get 18. Then third part, that is 1 mole of ethane contains 6.023 into 10 to the power 23 molecules of ethane. So 3 moles में कितने molecules हो गए? And you'll get the answer as 18.069 into 10 to the power 23. Next question, that is what is the concentration of sugar, that is C12H22O11 in moles per liter. Moles per liter में उसका concentration find out करना है. If it's 20 grams are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liters. Okay, so 3 conditions are given. The first is, okay, we have 2 conditions and we have to find this moles per liter concentration. So सबसे पहली चीज़ फाइंड क्या करना है? मोलारिटी फाइंड करना है. वो कैसे पता चला? बिकॉज हमें मोल्स पर लीटर में कंसनट्रेशन फाइंड आउट करना है. अब मोलारिटी इज़ व्हाट? मोल्स पर लीटर, दैट इज़ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन. सो मोल्स पर लीटर दैट इज़ मोलारिटी. सो मोलारिटी का हमें कंसनट्रेशन फाइंड आउट करना है शुगर का. एंड द सिचुएशन दैट इज़ गिवन कि 20 grams आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 liters. मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम इज़ गिवन. सोल्यूशन वॉल्यूम इज़ 2 liters. एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज आपको अच्छे से लीटर्स में ही दी है वैल्यू, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट. सो वॉल्यूम इज़ गिवन दैट इज़ 2 liters. अब सोल्यूट जो डिजॉल्व किया है दैट इज़ 20 grams. मतलब वी हैव दी मास ऑफ सोल्यूट. लेकिन अब उतने मास से तो बात चलेगी नहीं, कुछ और भी मिसिंग है यहाँ पे. अब हमें कैलकुलेट करना होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट. मोल्स इज़ व्हाट? दैट इज़ गिवन मास अपॉन मोलर मास. नाउ मास इज प्रोवाइडेड कि कितना मास ग्राम्स गिवन है, दैट इज़ 20 grams. 20 grams शुगर आपने ऐड की सोल्यूशन में बनाने के लिए. तो 20 ग्राम दैट इज़ मास इज गिवन. अब मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो बाकी सारी कंडीशंस तो गिवन ही है. सो हम मोलारिटी फाइंड आउट कर लेंगे. सो लेट्स सी दी सोल्यूशन. सबसे पहले तो मोलर मास कैलकुलेट किया शुगर का, दैट इज C12H22O11. सिंपल है, 12 into 12 देन 22 और हाइड्रोजन का मास 1. देन ऑक्सीजन इज़ 11, सो 11 into 16, हर एक ऑक्सीजन का मास दैट इज़ 16. इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो विल गेट द मोलर मास ऑफ शुगर दैट इज़ 342 grams per mole. अब मोलर मास मिल गया तो मोल्स भी मिल जाएंगे. मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ मास अपॉन मोलर मास. ओके, अब मास हमारे पास गिवन है दैट इज़ 20 grams. मोलर मास हमने फाइंड आउट किया दैट इज़ 342 grams. इसे जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दी मोल्स. मोल्स कितने हैं यहाँ पे? दैट इज़ 0.0585. ओके, अब मोलर कंसनट्रेशन दैट इज़ मोलारिटी फाइंड आउट करनी है. तो मोलारिटी इज़ व्हाट? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सोल्यूशन. सो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने मिले हमें? दैट इज़ 0.0585
एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन इन दी क्वेश्चन, मतलब अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में पहले से दिया है, सो divided by 2 liters. So the overall answer that we get, that is in moles per liter, जो कि molarity है. So it is around 0.0293. Next question, that is question 12. If the density of methanol is 0.793 kilograms per liter, what is its volume which is needed for making 2.5 liters of its 0.25 molar solution? Volume is given as 2.5 liters. Okay. एंड कितना मोलर सोल्यूशन हमें बनाना है, दैट इज़ 0.25 मोलर्स, मतलब मोलारिटी इज़ गिवन एंड वॉल्यूम इज़ गिवन. सो इन वॉल्यूम और मोलारिटी को यूज़ करके मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, बिकॉज मोल्स एंड मोलारिटी का रिलेशन कैसा है, मोलारिटी इज़ व्हाट, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, तो मेरे पास मोलारिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे मिथेनॉल के. सो ऐसे जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दी मोल्स एंड कोई एक पर्टिकुलर जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे. नाउ हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, दैट इज़ वॉल्यूम इज़ 2.5 लीटर्स एंड कितना मोलर सोल्यूशन है वो हमें वैल्यू गिवन है, दैट इज़ मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन विच इज़ 0.25 मोलर्स. सो मोलारिटी है, वॉल्यूम है, तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली मोलारिटी इज़ व्हाट, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन. ओके, मोलारिटी इज़ व्हाट, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो हमारे पास मोलारिटी का वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का वैल्यू है, तो आई कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सल्यूट. सो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ रखोगे, दैट इज़ ये है 0.25 मोलर्स, देन मोल्स तो हमें कैलकुलेट करने हैं एंड सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, दैट इज़ 2.5 लीटर्स. इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो राउंडली आपका आंसर कुछ 0.625 अराउंड आना चाहिए. ओके, दैट इज़ द मोल्स ऑफ now the volume is given, that is 2.5 liters. हमें मोलारिटी गिवन है सोल्यूशन की, दैट इज़ 0.25 मोलर्स. ठीक है, सो मोलारिटी से मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, बिकॉज मोलारिटी इज़ व्हाट, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो मोलारिटी मुझे गिवन है 0.25 एंड मोल्स मुझे कैलकुलेट करने हैं. वॉल्यूम कितना है, दैट इज़ 2.5. तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे जो n का वैल्यू मिलेगा हमें, दैट इज़ मोल्स का जो वैल्यू मिलेगा, दैट इज़ राउंडली अराउंड 0.625. ओके, एंड अब मोल्स मिल गए हमें, तो मोल्स पे से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज मोल इज़ व्हाट, मोल इज़ मास अपॉन मोलर मास, जो गिवन मास है अपॉन इट्स मोलर मास. अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जो बात हो रही है वो बात हो रही है मिथेनॉल की. मिथेनॉल क्या होता है, दैट इज़ CH3OH. तो जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ 12 + 4 + 16, तो आपको अराउंड मिलेगा 32. ठीक है, मोलर मास ऑफ मिथेनॉल इज़ 32. सो हमें मोल्स का वैल्यू अभी अभी मिला, दैट वाज अराउंड 0.625. मोलर मास हमने कैलकुलेट किया अप्रॉक्स 32. सो हमें मास का वैल्यू मिल जाएगा कि आपको कितना मास मिथेनॉल का चाहिए होगा. सो यहाँ से आप जब मास कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द मास वैल्यू एज, मास क्या हो जाएगा, दैट इज़ 0.625 इंटू 32, दैट वुड बी अराउंड, आई एम राइटिंग इट हियर, दैट वुड बी अराउंड 20 ग्राम्स. तो भी आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे. सो मास जो हमें मिल रहा है दैट इज़ 20 ग्राम्स. अब हमारे पास मास है एंड जो मिथेनॉल की डेंसिटी है वो गिवन है. सो डेंसिटी है, मास है, तो अब किस चीज़ की कमी है, वॉल्यूम की कमी है, वो भी मिल जाएगा. सो डेंसिटी से, डेंसिटी जो है दैट इज़ मास बाय वॉल्यूम. हमारे पास डेंसिटी गिवन है, हमने मास अभी अभी फाइंड आउट किया, तो वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम ही तो रिक्वायर्ड है. व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम नीडेड, राइट, वॉल्यूम ही तो ढूंढना है. सो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी. अब हमने मास ढूंढा, दैट इज़ अराउंड 20 ग्राम्स. अब डेंसिटी में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि डेंसिटी जो गिवन है 0.793, इट इज़ इन किलोग्राम्स पर लीटर. ठीक है, kg पर लीटर के फॉर्म में है, बट हमें तो यहाँ पे जवाब ग्राम्स में चाहिए होगा, बिकॉज मास तो हमने ग्राम्स में ही फाइंड आउट किया है, राइट. जो मास है हमने उसे ग्राम्स में फाइंड किया है. सो डेंसिटी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम्स में. सो किलोग्राम्स पर लीटर है, सिंपल चीज़ है कि
1 kg इज़ हाउ मच ग्राम्स, दैट इज़ 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो अगर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ग्राम्स में वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 793 ग्राम्स पर लीटर हो जाएगा। सो यहाँ पे 793 आ जाएगा, ओके। हमने 0.793 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों? बिकॉज वो किलोग्राम्स में था और हमें ग्राम्स में चाहिए थी वैल्यू। क्यों ग्राम्स में चाहिए थी? बिकॉज हमने मास ग्राम्स में फाइंड किया है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल होकर आपको वॉल्यूम का डायरेक्ट लीटर्स का वो यूनिट मिल जाएगा। सो यहाँ पे दिस इज़ 20 ग्राम्स एंड दिस बिकम्स 793 ग्राम्स पर लीटर। सो ग्राम ग्राम कैंसिल, एंड जब आप इसे ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम अराउंड 0.025 जितना आना चाहिए। So the final answer would be around 0.025 liters, okay, for this question. Now question 13, that is pressure is determined as force per unit area. Pressure को कैसे determine किया है? Force per unit area, okay, and SI unit given है pressure का, that is Pascal, and it is shown that 1 Pascal is equal to 1 Newton meter square inverse. एंड हमें जो मास है एयर का एट सी लेवल दैट इज़ गिवन, इट इज़ अराउंड 1034 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, एंड कहा है कि इसका जो प्रेशर है पास्कल्स में वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इन सब चीज़ों को लेके अब हमें एक रिलेशन पता है, दैट इज़ वेट इज़ इक्वल टू, यस, वेट इज़ इक्वल टू mg, राइट, दैट इज़ मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे मास इज़ गिवन 1034 and gravitational acceleration that is 9.8 meter per second square. अब इस चीज़ को हम ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? बिकॉज ये सब अलग अलग परिवार के मेंबर्स हैं यहाँ पे, कोई सेंटीमीटर में है तो कोई मीटर्स में है। सो इन यूनिट्स को हमें कन्वर्ट करना होगा पहले। सो यहाँ पे ये ग्राम्स में है तो इन सब चीज़ों को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कन्वर्जन के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो 1034 ग्राम्स पर सेंटीमीटर है इसे हम किलोग्राम्स और मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बिकॉज SI यूनिट में अगर हमें जवाब चाहिए, प्रेशर का SI यूनिट क्या है? पास्कल, ओके। तो अब SI यूनिट में अगर जवाब चाहिए तो मास और इन लेंथ इन सब के भी हमें SI यूनिट से चाहिए होंगे। सो मास के लिए किलोग्राम्स हमें चाहिए होगा। सो 1034 ग्राम्स को अगर मुझे डायरेक्टली किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे डिवाइड करूँगी 1000 से। किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं हम? 1 किलोग्राम इज़ 1000 ग्राम, ठीक है। हमारे पास कितना ग्राम्स है? 1034 ग्राम्स। तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा किससे? 1000 से। सो 1000 ग्राम इज़ 1 kg, सो 1034 ग्राम इज़ हाउ मच, ओके। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको डिवाइड करना होगा 1000 से। अब मैं इसे डिवाइड वाले फॉर्म की जगह पे अगर सिंपली 1.034 फॉर्म में लिखूँ तो दैट्स द सेम थिंग। क्या किया हमने? 1034 था, अब इसे मैं 1000 लिख के बताओ या फिर मैं इसे सिंपली 1.034 लिखूँ तो वो दोनों एक ही चीज़ हुई, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट होगा, ओके। सो ये हम डायरेक्टली 1.034 लिख देते, दैट इज़ 1.034। ये हो गया किलोग्राम्स। अब सेंटीमीटर को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 सेंटी इज़ इक्वल टू 10⁻² मीटर्स, ओके। सो सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कैसे करेंगे? यहाँ पे 10⁻², दैट इज़ 10⁻² मीटर्स। स्क्वायर था अगर तो हमें यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना होगा। ये हो गया। अब बची बात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये तो अच्छे से SI में है। अब इन चीज़ों को जब आप सॉल्व करोगे तो पहले यूनिट्स को क्लियर कर देते। यूनिट्स में हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे स्क्वायर है, ओके, ये स्क्वायर है और यहाँ पे एक ही मीटर्स है, तो एक मीटर्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सो मैं इसे एक कैंसिल कर देती हूँ और इसे एक कैंसिल कर देती हूँ। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचा 1 मीटर, देन सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे kg। सो kg मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, हमारा यूनिट तो ये हो जाएगा, ओके। अब डिजिट्स की बात करते हैं। तो डिजिट्स में जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये क्या रहेगा? तो स्क्वायर था ऊपर तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये इस चीज़ को 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखो तो भी वही चीज़ है, ठीक है। हमने सिंपली ओवरऑल स्क्वायर लगा दिया। अगर आप इसे ओवरऑल स्क्वायर की जगह पे ऐसे लिखो तो भी वही चीज़ है। सो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मीटर्स का तो यूनिट्स का तो हमने देख लिया। सो 10⁻⁴ है डिनोमिनेटर में। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ओवरऑल जवाब मिलेगा अप्रॉक्स 1.01
0.01332 इंटू 10⁵ यूनिट क्या था हमारे पास, किलोग्राम्स मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। अब ये जो होता है ना, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पास्कल। सो ये हो जाएगा पास्कल और ये हमारा जवाब। सो आपको फाइनल आंसर कुछ इतना मिलेगा, दैट इज़ दी प्रेशर इन पास्कल्स। सो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यस, सोल्यूशन तो एक्चुअली हमने काफ़ी हद तक सॉल्व कर ही दिया है पूरा। सो प्रेशर क्या था, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया एंड फोर्स दैट इज़ वेट। तो वेट क्या हो जाएगा, mg, एंड हमने वही चीज़ की, इसे हमें कन्वर्ट करना था पास्कल्स में, तो हमने डायरेक्टली इसे कन्वर्ट किया, ग्राम्स को ले गए हम किलोग्राम्स में, सेंटीमीटर को मीटर्स में, सो दैट ये कैंसिल आउट हो सके। सो आपको फाइनल आंसर कुछ इसके आसपास मिलेगा, दैट इज़ 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल, जो कि है SI यूनिट प्रेशर का। Number 14, that is what is the SI unit of mass? What a direct question. So SI unit of mass क्या होता है, that is kilograms. Then question 15, match the following prefixes with their multiples. इस तरफ prefix given है और इस तरफ इनके multiples given है, तो इन्हें matchup करना है हमें। So सबसे पहला है micro, that is micro is how much, that is 10⁻⁻⁶. Then comes deca, deca कितना होता है, that is 10. Then mega is 10⁶. Then giga is 10⁻⁹, and lastly femto, that is 10⁻⁻15. So इसका solution देख लेते हैं। So micro, that is 10⁻⁶, deca is 10, mega is 10⁻⁶, then giga is 10⁻⁹, femto is 10⁻⁵. Next question, that is 16. What do you mean by significant figures? So ये भी textual question है। Digits in a properly recorded measurement are known as significant figures. या तो हम इन्हें total numbers of figures in a number including the last digit whose value is uncertain is called the number of significant figures. ये आपकी textbook से ही है direct. 17, that is a sample of drinking water is found to be severely contaminated with chloroform. Chloroform is what? CHCl3, ठीक है। Now CHCl, अच्छा over here it's 3 not Y, ठीक है। So CHCl3 is supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm, that is 15 ppm by mass. और हमें फाइंड क्या करना है, that is express this in percent by mass and determine the molality of chloroform. So ppm is what, that is parts per million. अगर यहाँ पे 15 ppm गिवन है, मतलब 15 ग्राम्स होगा इन 10⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में। 15 ग्राम्स होगा 10⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में, मतलब ओवरऑल इतने बाई मास सोल्यूशन में सिर्फ इतना ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म है। आप खुद ही इमेजिन करो 10⁶ ग्राम्स कहाँ और 15 ग्राम्स कहाँ। ओके, सो ये होता है ppm। सो 15 ग्राम्स है 10⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में। अब हमें इसे इन परसेंट बाय मास कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हमारे पास इंडिविजुअल मास होना चाहिए क्लोरोफॉर्म का, कि ठीक है भाई क्लोरोफॉर्म कितना ग्राम्स है। सो वी हैव 15 ग्राम्स एंड ओवरऑल टोटल सोल्यूशन का मास कितना है वो होना चाहिए, तो दैट इज़ 10⁶ ग्राम्स। तो 15 ग्राम्स एंड 10⁶ ये दोनों वैल्यूज़ है हमारे पास, तो हम परसेंट बाय मास कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। yes, it is percent by mass would be 15 divided by 10⁶ into 10⁻², मतलब 100 लिखिए। सो परसेंट कैलकुलेट करें इसलिए 100 भी आना चाहिए। सो 15 by 10⁶, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द आंसर एज 15 into 10⁻⁻4। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू 15 into 10⁻⁻4। अब ये तो मिला परसेंट बाय मास। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होती है, दैट इज़ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का जो kg है, कि सॉल्वेंट जो kg के फॉर्म में है, मतलब kg के यूनिट में है, वो हमें लेना है, दैट इज़ मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज़ मोलालिटी। ठीक है, सो अब मोलालिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें मोल्स चाहिए होंगे। मोल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें इस परसेंट बाय मास के जवाब से ही मिलेगा। सो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। नाउ परसेंट बाय मास तो हमें मिल गया 10⁻⁻4 15। इसे अगर हम इस जवाब को, दैट इज़ 15 into 10⁻⁻4 को जब आप पॉइंट शिफ्ट करोगे, 15 से पॉइंट जब शिफ्ट करोगे इस तरफ, तो यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड जा रहे हो तो पावर एक और
प्लस होना चाहिए, सो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए ये आप 15 × 10⁻⁴ लिखो या 1.5 × 10⁻³ लिखो, वो दोनों सेम ही हुआ। सो हमें जवाब मिला 1.5 × 10⁻³ परसेंटेज। अब कोई भी चीज़ परसेंटेज के फॉर्म में है, मतलब क्या वो 100 के टर्म्स में है। अब यहाँ पे हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म का, दैट इज़ कार्बन 12, देन हाइड्रोजन 1 3 टाइम्स क्लोरीन एंड इंडिविजुअल क्लोरीन इज़ 35.5। सो इसका टोटल आपको मिलेगा 119.5 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। एक मोल में आपको इतने ग्राम्स मिल रहे हैं क्लोरोफॉर्म के। सो ये हो गया मोलर मास। अब जो हमने 1.5 × 10⁻³ लिखा है, दिस इंडिकेट्स कि ये 100 के टर्म्स में बात हो रही है। मतलब अगर 100 ग्राम्स ऑफ सैम्पल वी आर हैविंग ना, अगर 100 ग्राम्स ऑफ सैम्पल इज़ देयर, सो उसमें क्लोरोफॉर्म वुड बी अराउंड 1.5 × 10⁻³ ग्राम्स। अब इसी चीज़ को अगर आप 1000 ग्राम्स के टर्म्स में ले जाओ, मतलब 1 kg के फॉर्म में, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में अगर आपको इतना ग्राम्स मिल रहा है तो 1000 में कितना मिलेगा, यू विल गेट दिस वैल्यू, दैट इज़ 1.5 × 10⁻²। ओके, ये कब, जब आपके पास 1 kg जितना सैम्पल है, 1 kg के अंदर आपको इतना ग्राम्स मिल रहा है। या तो आप 1000 ग्राम्स भी गिन सकते हो उसे, बिकॉज 1 kg इज़ 1000 ग्राम्स, तो दोनों सेम ही हुआ। सो आपको इतना ग्राम्स मिल रहा है व्हेन यू हैव 1000 ग्राम्स या तो 1 kg ऑफ सैम्पल। अब इस चीज़ को अगर आपको मास तो मिल गया कि इतना मास हमारे पास है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ 1000 ग्राम्स के बात कर रहे हैं तो इतना ग्राम्स ऑफ मास है हमारे पास। अब इससे अगर मैं डिवाइड कर दूँ मोलर मास से तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे, बिकॉज मोल इज़ व्हाट, मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो हमने मोलर मास कैलकुलेट किया, दैट इज़ 119.5, तो आपको मोल्स मिल जाएगा यहाँ से, दैट इज़ 1.26 × 10⁻⁴ मोल्स, ठीक है। अब मोल्स मिल गए तो मोलालिटी भी मिल जाएगी। सो मोलालिटी इज़ व्हाट, हमने यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला देखा है, दैट इज़ मोल्स अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब मोल्स तो हमें मिल गए पर kg ऑफ सॉल्वेंट, तो आप इस स्टेप को देखो, यहाँ पे क्या किया है, 1 kg के टर्म्स में हमने सैंपल फाइंड किया, मतलब 1 kg में इतना ग्राम्स था। सो ये वैल्यू ना बहुत छोटी पड़ती है 1000 ग्राम्स के सामने। आप अगर इसे और एलैबोरेट करो इस वैल्यू को, यस, अगर इस वैल्यू को अगर हम और ज़्यादा एलैबोरेट करें, दैट इज़ 10⁻², या तो आप इसे ऐसा लिखो, ठीक है। तो ये 1.5/100 मतलब ये और भी कितनी छोटी वैल्यू है, 0.015, ठीक है। सो ये इमेजिन करो कि कितना छोटा वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ दिस 1000 ग्राम। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ है। अब उस 1 लाख में से अगर आपसे कोई कहे कि भाई 1 रुपये हम किसी और को दे देते, तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से? नहीं ना, दैट इज़ निगलेक्टेबल अमाउंट, ठीक है। 1 लाख के सामने 1 रुपी कुछ नहीं है। सो उस केसेस में, मतलब ऐसे केसेस में हम उन वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि वी हैव 1.5 × 10⁻² ग्राम्स, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है 1000 ग्राम्स के सामने, सो उसे आप निगलेक्ट कर सकते हो। सो ये अप्रॉक्स हो गया 1 kg। सो ये जो मोल का वैल्यू मिला, इससे आप डिवाइड करोगे, सो ये 1 kg वाला आपको जवाब मिल जाएगा, दैट इज़ 1.26 × 10⁻⁴। सेम ही रहेगा आंसर, क्यों? बिकॉज आप 1 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब ये 1 वाला केस कहाँ से आया? इस स्टेप पे हमने इसे कवर कर लिया है, दैट इज़ 1000 ग्राम्स में अगर इतना सैम्पल मिल रहा है, तो अगर आप इसे कंपेयर करो एक दूसरे की वैल्यू के साथ, तो ये बहुत छोटी वैल्यू पड़ती है इस 1000 के सामने, या तो इस 1 kg के सामने। सो इसलिए हम इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं। सो आप जब मोल्स को डायरेक्टली बाय 1 kg काउंट करोगे तो आपको उतना ही सेम जवाब मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ अबाउट दी मोलालिटी, जो इस केस में है 1.266 × 10⁻⁴ मोलालिटी concentration। क्वेश्चन 18, दैट इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सिर्फ इसका एक पार्ट देख लेते हैं, दैट इज़ 0.004। ये कैसे कन्वर्ट होगा साइंटिफिक नोटेशन में? सो पहले डायरेक्टली हमें 4.8 लिख देना होगा। अब 4.8 के लिए हमें इस पॉइंट को कितना शिफ्ट करना है? सो ये 1, 2 एंड 3,
3 टाइम्स शिफ्ट हो रहा है, दैट इज़ 10⁻3। ओके, 3 पोजिशंस पे शिफ्ट हो रहा है, 10⁻3 हो गया। एंड क्योंकि ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो हमें एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। सो इट बिकम्स 4.8 इंटू 10⁻3। वैसे ही सिंपली आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन 19, दैट इज़ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ये भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहला देख लेते हैं खाली 0.0025। अब रूल के अकॉर्डिंग, इसके स्पेसिफिक रूल्स है साइंटिफिक फिगर्स के रूल के अकॉर्डिंग। अब ज़ीरोज़ जो आगे आ रहे हैं इस डिजिट के, वो कैसे हो गए, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो हमें उन्हें काउंट नहीं करना है। सिंपली आप ये 2 और 5 को देखिए। सो दीज आर 2 डिजिट्स, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे इस केस में, 2 हो जाएंगे। देन 208 में तो यहाँ पे तो 2 डिजिट्स के बीच में अगर एक 0 आ रहा है तो उसे भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं एज पर दी रूल। तो ये भी 3, दैट इज़ 208। यहाँ पे भी 4 हो जाएगा बिकॉज ज़ीरोज़ इन डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। देन 126,000, यहाँ पे कितने हो जाएंगे डिजिट्स, दैट इज़ 126,000। और ये पॉइंट के बाद फिर हम एज्यूम करते हैं कि पॉइंट के बाद दूसरे ज़ीरोज़ हो गए। सो रूल के अकॉर्डिंग अगर ये ज़ीरोज़ ना पॉइंट के इस तरफ होते तब हम इन्हें काउंट कर सकते थे, बट ये इस तरफ है, इस लेफ्ट साइड पे है, इसलिए इन्हें काउंट नहीं करना है। सो यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे 126, दैट इज़ 3 डिजिट्स। देन फिफ्थ इज़ 500.0। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद भी डिजिट आ रहा है, इसके लिए हम उसे भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, 0 को भी। सो ये दिस बिकम्स 4। देन सिक्स्थ क्वेश्चन दैट इज़ 2.0034। तो दिस इज़ क्लियर कि यहाँ पे 5 डिजिट्स है। नेक्स्ट इज राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें इन्हें सॉल्व करना है। सो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ 34.216। अब ये जो है यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, वी हैव 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। अब इस 5 से हमें इसे 3 पे लेके आना है। तो सिंपली अगर आप 34.2 लिखोगे तो ये 1 2 एंड 3 3 डिजिट्स हो गए। सो अप टू 3 तक हमें अरेंज करना है। सो पहले का आंसर हो जाएगा 34.2। वैसे ही जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज़ 10.4107। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास है 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इन दिस केस वी हैव 6 डिजिट्स। इसे 6 पे से हमें 3 पे लाना है। सो ये क्या हो जाएगा 10.4, ठीक है। वैसे ही आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 21, दैट इज द फॉलोइंग डेटा वो ऑब्टेन व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो हमें ये डेटा गिवन है कि जब डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए तब कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो इन प्रपोर्शंस में कंबाइन हुए थे। नाउ पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड गिव इट्स स्टेटमेंट। तो इस कंडीशन में आपको अगर ध्यान हो तो जो मल्टीपल प्रपोर्शन वाला लॉ पढ़ा था हमने, उसके स्टेटमेंट के मुताबिक क्या था कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन, अब उसमें अगर हम एक का मास जो है वो फिक्स कर दें तो जो दूसरा होगा ना वो किस फॉर्म में होगा, वो होल नंबर रेशियोज़ के फॉर्म में होगा। सो इसे देखते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे अगर आप इसका मास फिक्स कर दो, चलो यहाँ पे फिक्स करके 28 ले लेते हैं, ठीक है। फिक्स कर दिया मास 28, तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज़ 28 ऑलरेडी। इसमें हमें कुछ करना नहीं होगा। जो ऊपर की 2 वैल्यूज़ है ना दे आर 14। सो इन्हें हमें 28 में कन्वर्ट करना होगा। सो आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे। सो ये हो जाएगी 28। अब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ भी मल्टीप्लिकेशन होगा। सो दिस बिकम्स 32 एंड दिस बिकम्स 64। ओके, बाकी तो एज इट इज़, क्योंकि उनमें तो हमने कुछ चेंज किया नहीं है। अब जब इनका आपस में आप होल नंबर रेशियो निकालोगे, दैट इज़ 32, 64, 32 एंड 80, तब आपको ये 32 से जब आप डिवाइड करोगे तो इट वुड बी अराउंड 1:2, 1:4, ऐसा कुछ जवाब आना चाहिए। सो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। Yes, if we fix the mass of dinitrogen at 28, yes 28 पे उसे फिक्स किया तो mass of dioxygen will combine with the fixed mass of dinitrogen, जो हमें सॉल्व करने पे मिलेगा ये रेशियो। ओके, सो ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जिसका स्टेटमेंट था कि इफ़ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, then these masses of one element that combines with the fixed mass of another are in the ratio of small numbers, ठीक है। so that was the statement of the first question, that is the law of chemical combination में multiple proportions वाला law है। second is fill in the blanks in the following conversions। तो ये कुछ simple conversions है, so इनको देख लेते हैं। 1 kilograms को अगर हमें simple mm में लाना है तो simply आपको इसका convert करना होगा किलोग्राम से
किलोमीटर्स से मीटर्स में, मीटर्स से सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स से मिलीमीटर्स में। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर्स, ओके। देन 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, राइट, एंड 1 सेंटीमीटर इज़ 10 mm। तो आप इन्हें डायमेंशंस को यूज़ करके, जो हमने लेक्चर्स में देखा था, इस तरीके से कि जो यूनिट हमें न्यूमेरेटर में चाहिए वो हम रहने देंगे, एंड जो कैंसिल होना चाहिए ना उसे डिनोमिनेटर के फॉर्म में ले जाएंगे। सो उस वे में जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको ये जवाब मिलेगा। देन सेकेंड इज़ 1 mg को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में। दैट इज सिंपल, mg मिलीग्राम से ग्राम्स में जाओ, ग्राम्स से किलोग्राम्स में जाओ, ओके। स्टेप बाय स्टेप उन डायमेंशंस को यूज़ करके जो डिनोमिनेटर में रहेगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड हमें जो रिक्वायर्ड यूनिट है उस फॉर्म में आंसर मिलेगा। देन थर्ड इज़ दी 1 ml इज़ कन्वर्टेड टू 10⁻³ लीटर्स। तो 1 ml से हम लीटर्स में जाएंगे, ओके, एंड इस तरीके से ये सॉल्व होगा। Next is question 22. If the speed of light is 3 × 10⁸, okay, this is 10⁸, ऐसा है ये, मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकेंड्स। अगर स्पीड लाइट की इतनी है, दैट इज़ 3 × 10⁸, तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस कवर होगा लाइट से इस इतने टाइम में, दैट इज़ 2 नैनोसेकेंड्स। तो अब नैनो सेकेंड तो इतना कुछ नॉर्मल नहीं है सुनने में, तो हमें इस नैनो को हटाना होगा पहले। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। नाउ टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज़ 2 नैनोसेकेंड्स। तो इस नैनो को हटा देते हैं पहले। तो नैनो इज़ हाउ मच, 10⁻⁹। सो ये हो गया सेकेंड्स में, ठीक है। अब लाइट की स्पीड हमें ऑलरेडी गिवन है, डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करेगा इतने टाइम में वो हमें फाइंड आउट करना है। सो दैट बिकम्स डिस्टेंस, जो हम जानते हैं स्पीड इज़ व्हाट, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम टेकन, स्पीड कितनी है लाइट की, दैट इज 3 × 10⁸, एंड टाइम टेकन दैट इज 2 × 10⁻⁹, ठीक है। सो ओवरऑल जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस हमें मिलेगा मीटर्स में, दैट इज 0.600 मीटर्स। क्वेश्चन 23, दैट इज इन द रिएक्शन A + B2 which gives AB2, identify the limiting reagent and if any in the following mixtures। सबसे पहला हमें दिया है, that is when we have 300 atoms of A and 200 molecules of B। so यहाँ पे लैंग्वेज बदल जा रही है, एक तरफ एटम्स है तो दूसरी तरफ मॉलिक्यूल्स है ऑफ B। so इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब गिवन रिएक्शन के हिसाब से अगर हमारे पास एक एटम है A का तो वो रिएक्ट करेगा एक मॉलिक्यूल B के साथ, ओके। अब गिवन कितना है हमारे पास, गिवन है अबाउट 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ठीक है। मतलब 300 A के एटम्स है एंड 200 B के मॉलिक्यूल्स है। मतलब देख के पता चल रहा है कि अगर एक एटम A का रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल B के साथ, मतलब यहाँ पे 200 B एंड 200 A आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो 100 A एज इट इज़ बच जाएगा, ओके। एंड कम कौन सा कंटेंट पड़ रहा है हमारे पास, कम पड़ेगा B, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ B कम पड़ेंगे और जो एटम्स है A के वो एक्स्ट्रा रहेगी हमारे पास। तो A बिकम्स द अनरिएक्टेड लेफ्ट ओवर अमाउंट एंड B बिकम्स द लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। सो A इज़ इन एक्सेस एंड B इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा जो कंडीशन है दैट इज़ व्हेन वी हैव 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B। जब 2 मोल्स A के हैं एंड 3 मोल्स B के हैं, अब जब 1 मोल A रहेगा तभी 1 मोल B चाहिए रहेगा, राइट। तो इन दोनों में कम कौन सा है, A है। सो जब 2 मोल्स A रहेगा तो 2 मोल्स B भी रिएक्ट कर जाएगा। सो इस तरीके से B का 1 मोल हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया क्योंकि इसका 2 और इसका 2 मोल्स आपस में रिएक्ट कर गए। अब यहाँ पे इट वाज 3, सो 1 मोल एक्स्ट्रा बचा हुआ है। सो 2 मोल्स ऑफ A विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ B, हेंस A बिकम्स द लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, बिकॉज ये पहले खत्म हो रहा है। B के पास तो अभी भी एक्स्ट्रा 1 मोल है बट A के पास नहीं है, सो A इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट इज that when we have 100 atoms of A and 100 molecules of B, this is simple because दोनों सेम ही है। तो अगर एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे 100 दोनों ही है तो आपस में दोनों कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। मतलब इस कंडीशन में आपको कोई लिमिटिंग या कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं मिलेगा। फोर्थ इज 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B। तो यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B, ओके। 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B। तो यहाँ पे
अगर हमारे पास 1 मोल ए है तो 1 मोल बी चाहिए होगा। अब यहाँ पे 5 मोल्स ए है तो 5 मोल्स बी चाहिए होगा ना। सो कम कौन सा पड़ रहा है, बी कम पड़ रहा है, सो बी बिकम्स द लिमिटिंग रिएजेंट। और ए भाई ये तो एक्सेस रहेगा, ओके, क्योंकि 2.5 मोल्स पे ही रिएक्शन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि बी 2.5 से ज़्यादा नहीं है। सो बी इज़ द लिमिटिंग एंड ए इज़ द एक्सेस रिएजेंट। नेक्स्ट इज व्हेन वी हैव 2.5 मोल्स ऑफ ए एंड 5 मोल्स ऑफ बी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा लाइक द प्रीवियस कंडीशन। अब 2.5 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करेगा 2.5 मोल्स ऑफ बी के साथ, तो लिमिटिंग कौन सा बचा, ए वाला। क्यों? बिकॉज वो कम पड़ेगा, मतलब 2.5 पे आपका रिएक्शन रुक जाएगा, जबकि बी के पास 2.5 से ज़्यादा है, ओके, इट इज़ हैविंग 5 मोल्स। अब ए तो 2.5 ही है, मतलब 2.5 पे रिएक्शन रुक गया। अब बी के पास भले ज़्यादा है, बट अगर ए नहीं है तो वो रिएक्ट किससे करेगा? इसके लिए ए इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस।